नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए आज हम आगे की जो नेक्स्ट क्लास थी एबीएसटी पेपर फर्स्ट बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर और एबीएसटी पेपर ईएफएम पेपर सेकंड बीकॉम पार्ट सेकंड ईएफएम पेपर सेकंड में जो टॉपिक चल रहा था आपका कैश फ्लो एनालिसिस, रोकड़ प्रवाह विवरण। कैश फ्लो एनालिसिस आपका टॉपिक था और कैश फ्लो एनालिसिस में हमने मीनिंग कर लिया था, मीनिंग उसका कर लिया था। मीनिंग करने के बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो कंप्लीट कर लिया था। फिर हमने डिस्कस किया था फॉर्मेट के लिए, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखिए हम फॉर्मेट किया था और हमने फॉर्मेट किया था इनडायरेक्ट मेथड से। कौन से मेथड से? इनडायरेक्ट मेथड से। देखिए आपकी बीकॉम पार्ट थर्ड एबीएसटी पेपर फर्स्ट एंड बीकॉम पार्ट सेकंड ईएफएम पेपर सेकंड। क्लियर? आपका टॉपिक था बीकॉम पार्ट थर्ड एबीएसटी पेपर फर्स्ट और बीकॉम पार्ट सेकंड ईएफएम पेपर सेकंड। टॉपिक था अपना कोष प्रवाह विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, कैश फ्लो एनालिसिस। देखिए जो भी कैश फ्लो एनालिसिस था उसमें हम आज बात करेंगे। देखिए हम क्वेश्चन 11 क्वेश्चन तो डायरेक्ट मेथड का है। हम जब डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट लिखाएंगे तब वो क्वेश्चन नंबर 11 करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक जो क्वेश्चंस दे रखे हैं 1 से 10 तक, कुछ क्वेश्चंस में उन्होंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूछी है और आपसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूछी है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। जो क्वेश्चन आएगा वो कंप्लीट तीनों एक्टिविटी का आएगा। तो अपन उनकी प्रैक्टिस ना करके 1 से 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना करके हम आगे के जो भी क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि उनमें सभी एक्टिविटी एक साथ आएगी और हमेशा जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो सभी एक्टिविटीज से आता है। ठीक है, अगर आपको सभी एक्टिविटी आती है कैलकुलेट करना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो पीछे वाले क्वेश्चन तो आप स्वयं ही हल कर लेंगे। क्लियर हो गई बात? तो देखिए अपन आगे क्वेश्चन 12 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, अप्रत्यक्ष विधि से रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार कीजिए। अप्रत्यक्ष विधि से रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार कीजिए। देखिए आपको बैलेंस शीट दे रखी है, और 2 साल की बैलेंस शीट है।
एक तो है 15, 16, ठीक है। अब आपको दे रखा है इसमें, इन्होंने कहा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें आपको दे दिया शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड्स, उसमें आपकी ए आ गई शेयर कैपिटल, फिर आपका आ गया रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, सी आपका आ जाए रिजर्व एंड सरप्लस। ये है 3,20,000, 2.5 लाख, और ये लो, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस आपको दे रखा है 23,000, 23,000 और 10,000, 10,000, क्लियर। अब देखिए आपको इन्होंने दे दिया 2 करंट लायबिलिटीज, और उन्होंने दे दिया ट्रेड पेएबल 45 और 76, 45,000 और आपकी 70,000, ठीक है। इसका टोटल इन्होंने दे रखा है, टोटल है 3,88,000 और 3,30,000, ये टोटल दे रखा है। अब देखिए आगे सेकंड पार्ट दे दिया उन्होंने, असेट्स। असेट्स में फर्स्ट है नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स में ए फिक्स असेट्स, बी नॉन करंट असेट्स 66, 50,000, और ये दे दिया 62 और 40, क्लियर। अब देखिए आगे करंट असेट्स, करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में है करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट कितना है 8,000 और 10,000, इन्वेंट्री 90,000, 80,000, ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल्स 1,15, 1,20, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ये दे रखा है 47 और 30, वो टोटल वही 3,88,000, और ये आपका 3,30,000। ये आपका क्वेश्चन है, क्लियर। और आपको इस क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 12 से देखिए मैंने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या करना है,
कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। अप्रत्यक्ष विधि से रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार कीजिए। बैलेंस शीट आपकी दी हुई है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज है, शेयर होल्डर फंड है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेएबल है, असेट्स है, नॉन करंट असेट्स है, फिक्स असेट्स है, नॉन करंट असेट्स है, करंट असेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। क्लियर होगी बात? तो ये आपका क्या है, देखिए अब हम बात करते हैं यहां पर सॉल्यूशन की। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए ए एक्टिविटी थी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बी एक्टिविटी थी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सी आपकी थी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये 3 एक्टिविटी थी। क्लियर? अब देखिए ये अपना फॉर्मेट हो गया ये तो ठीक है। अब देखिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस है 2,30,000 और 10,000, 2,30,000, 23,000 और 10,000। तो देखिए नेट प्रॉफिट आपका 23 माइनस 10, ये आपका आ गया 13,000। ठीक है, क्लियर? अब यहां पर आप क्या करेंगे, एडजस्टमेंट, और मैंने आप बताया था ऐड क्या करते हैं, ऐड ओपनिंग कैश बैलेंस, और आपका फाइनल आंसर क्या आ जाता है, क्लोजिंग कैश बैलेंस, आपका फाइनल आंसर आ जाता है। तो देखिए ओपनिंग कैश बैलेंस इस प्रश्न में क्या दे रखा है, देखिए कैश 47,000, देखिए ये 2015 का है, ये 16 का है। तो देखिए यहाँ पर 30,000 है, 30,000, देखिए 30,000 आपका दे रखा है। एक तो कैश 30,000 ओपनिंग, 2015 का ओपनिंग होगा, और करंट इन्वेस्टमेंट को एक लेंगे तो 30 और 10 कितने हो गए, 40,000। तो क्लोजिंग कैश बैलेंस तो आपका कितना आ जाएगा, ये लो 40,000 आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए ओपनिंग कैश बैलेंस कैसे आएगा, ओपनिंग कैश बैलेंस की बात करेंगे तो 47,000 और 8,000, 47 और 8 आपका हो गया 55,000, 55,000। ठीक है, ये कैश किस प्रकार से लिखते हैं मैंने कल आपको समझा भी दिया था, कैश किस प्रकार से लिखेंगे। क्लियर हो गई बात? तो ये अपना कैश आ गया।
55,000 और 40,000, 55,000 और 40,000। देखिए कट रहा है। ठीक है, ये आपका 55,000 है और ये आपका 40,000। 55 और 40 कैसे आया? देखिए मैंने ये बताया था 30,000 और 10,000, 40,000 और 47 और 8,000। मैंने आपको पढ़ाया जब बताया था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किसे किसे माना जाता है, किस किस को जोड़ा जाता है। कैश इन हैंड को जोड़ा जाता है, करंट इन्वेस्टमेंट को, कैश एट बैंक को, कैश एट बैंक को। क्लियर? तो उनको जोड़कर मैंने ये चीज़ बता दी। अब आपका देखिए नेट प्रॉफिट भी लिख दिया। अब इस पर्सन में किसी भी प्रकार की कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर शेयर कैपिटल दे रखी है 2,50,000 और 3,20,000। क्लियर? तो देखिए आप चाहे तो शेयर कैपिटल का अकाउंट बना सकते हैं, या बढ़ गई तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 2,50,000 डिवाइड बाय 3,20,000, तो आपका हो जाएगा इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल कितना? 2,50,000 था और अब कितनी हो गई? 3,20,000। 70,000। देखिए अकाउंट बनाना चाहोगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां पर डेबिट बैलेंस आएगा, यहां पर क्रेडिट बैलेंस आएगा। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए इसका लाइबिलिटीज का बाई बैलेंस बीडी होता है, बैलेंस बीडी, और बैलेंस बीडी दे रखा है 2,50,000 और इसका टू बैलेंस सीडी कितना है? 3,20,000। अब इनका टोटल कर दीजिए, यही 3,20,000, यहाँ पे भी कितना? 3,20,000। कितना डिफरेंस आया? तो इसे लिखेंगे बाई बैंक और ब्रैकेट में लिखेंगे इशू। कितना? 70,000। तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल आपकी कितनी हो गई? 70,000 हो गई, बढ़ गई। तो रिजर्व एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट हो ही गया अपना। अब देखिए करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल था पहले 70,000 था, अब क्या हो गई? 45,000 हो गई। तो मैंने क्या बताया था? एक तो बताई थी लेस, तो डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल तो कितना? 25,000, 25,000। अब देखिए आगे असेट साइड में आ जाइए। फिक्स असेट्स पहले 50,000 की थी, अब 66,000 की हो गई। तो इसका मतलब आपने और खरीद ली। परचेज ऑफ फिक्स असेट्स 16,000 की। आप चाहें तो फिक्स असेट्स अकाउंट भी बना सकते हैं। देखिए वही, देखिए डी आर बैलेंस, यहाँ पे सी आर बैलेंस। और आपको पता है
कि जो फिक्स असेट्स होती है, असेट्स का कौन सा बैलेंस होगा, डीआर बैलेंस होता है, तो टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। और देखिए बैलेंस बीडी दे रखा है असेट्स का 50,000, तो इधर आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी कितना 66,000, 66,000। देखिए इसका बैलेंस इधर क्या है, ज़्यादा है 66,000, इधर कितना कम पड़ रहा है, तो इसे लिखेंगे टू कैश और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका परचेज। आपने नगद से क्या कर ली, खरीद ली, कितने की 16,000 की, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा। अगर इधर ज़्यादा है और इधर कम है तो इसका मतलब है आपने उसको सेल कर दिया। क्लियर हो गई बात। तो देखिए आपका फिक्स असेट्स अकाउंट किस प्रकार से बनता है, या डायरेक्ट अगर बढ़ रही है स्थायी संपत्तियां तो सीधा ध्यान रखना परचेज ऑफ फिक्स असेट्स होगी, तो फिक्स असेट्स कितने की होगी, शो। और शेयर कैपिटल भी बढ़ रही है तो इसका मतलब वो क्या होगा, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, उसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख देंगे। क्लियर हो गई बात। अब आ जाइए नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स रही है, ये इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। देखिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पहले कितने का था, 40,000 का था, अब कितने का है 62,000, 62,000 का है। कितने का, 62,000। पहले 40 का था, अब 62 का, तो इसका मतलब ये भी आपने क्या कर लिया, परचेज कर लिया, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। और देखिए कितने का, 62,000 में से 40,000 गए तो कितने बच गए, 22,000 का। और जब भी परचेज करेंगे तो ब्रैकेट में पैसा आएगा। क्लियर हो गई बात। अब आ जाइए इन्वेंट्री, करंट इन्वेस्टमेंट वहां जोड़ लिया आपने, इन्वेंट्री पहले 80,000 का था, अब 90,000 का, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री आपका क्या होगा, घटेगा, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। मैंने बताई थी करंट असेट्स अगर इंक्रीज होगी तो माइनस होगी, तो कितना 10,000। क्लियर। अब आ जाइए आगे ट्रेड रिसीवेबल, पहले 1,20,000 था, अब 1,15,000 डिक्रीज हो गया, तो इसे ऐड करेंगे, ऐड डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, कितने का, 5,000 का। तो देखिए ये आपने सभी इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर दी। तो देखिए आप इसको टोटल कर लीजिए, तो ये आ जाएगा कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। देखिए एडजस्टमेंट नहीं था, और एडजस्टमेंट अगर आपके पास नहीं है किसी भी प्रकार के, तो आपका ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। क्लियर। अब देखिए यहां पर ये 5,000 है और ये 25,000, ये 10,000, ये हो गया आपका 35। 35 में से 5 गया तो ये 30 बच गया माइनस का। देखिए 25 और 10 35, प्लस के 5 गए माइनस का, ये बचा। तो देखिए ये आ जाएगा आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि इसमें टैक्स वगैरह नहीं है तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन तो आएगा नहीं। क्लियर हो गई बात कि टैक्स नहीं दे रखा, तो ये आपका ए आ गया कितना, इस माइनस में से ये गए तो 17,000 आपका किसका बच गया, माइनस की वैल्यू बच गई। क्लियर हो गई बात। तो ये तो आपकी क्या आ गई, ए आ गया।
अब देखिए यहाँ पर बी की बात करते हैं, दोनों को जोड़ लीजिए, 16 और 22 38,000, 38,000 माइनस के, और इसे बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 38,000। क्लियर होगी बात। अब देखिए उसके बाद इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल था, तो आपकी सी आ जाएगी नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये आपकी सी, और सी की वैल्यू भी कितनी आ गई, 70,000 आ गई प्लस की। क्लियर। अब देखिए यहां पर मैंने किया नेट कैश फ्लो नेट इंक्रीज इन कैश फ्लो, देखिए नेट इंक्रीज इन कैश फ्लो ए प्लस बी प्लस सी। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, देखिए प्लस माइनस का 38 है और माइनस का 17 है, लेकिन प्लस का ज्यादा है, कितना है, 70,000 है, तो आपका प्लस का कितना आ रहा है, 15,000। ओपनिंग तो आपका 40 है, यहाँ पर 40,000 है, ये देखिए गलत था, ये आपका ओपनिंग 40,000 है और क्लोजिंग बैलेंस है ये है 2016 का 8 और 47 कितना है, 55,000। तो देखिए 15,000 में 40,000 जोड़ दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 55,000। क्लियर हो गई बात। तो ये इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन को हल करते हैं। आराम से देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन था। देखिए थोड़ा चैप्टर में क्वेश्चन लेंथी है, ठीक है, टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप सीख जाएंगे किस प्रकार से क्या। देखिए एक तो मैंने यहाँ शेयर कैपिटल अकाउंट बनाना बताया आपको, फिक्स एसेट्स मैंने ये बता दिया, लायबिलिटीज का तो क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन फिक्स एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये 12 नंबर का क्वेश्चन था। फिर 13 नंबर का क्वेश्चन है, गार्डन रिजोर्ट्स लिमिटेड के निम्न चिट्ठों से अप्रत्यक्ष विधि से रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार कीजिए। ठीक है, देखिए बैलेंस शीट ऑफ गार्डन रिसोर्ट लिमिटेड, बैलेंस शीट ऑफ आपको बैलेंस शीट दे रखी है क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बैलेंस शीट दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, और इन्होंने दे दिया ये 2016 और ये 2015। क्लियर।
और इन्होंने दे दी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, एंड लाइबिलिटीज। फर्स्ट आपका दे दिया शेयर होल्डर फंड, इसमें ए दे दिया आपको शेयर कैपिटल, बी आपको दे दिया रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, और 2,80,000, और यहाँ पे दे दिया 2,50,000। क्लियर। फिर यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में दे दिया 1,92,000 और आपको दे दी 1,20,000। ठीक है। अब आ जाइए करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज नंबर 2, नॉन करंट। नॉन करंट लायबिलिटीज, और इसमें आपको दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर। डिबेंचर आपको दे रखा है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको 30,000 दे रखा है। क्लियर होगी बात। अब देखिए आगे आपका करंट लायबिलिटीज, थर्ड नंबर, करंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटीज में ए आपका दे दिया बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर दे दिया ट्रेड पेएबल, फिर दे दिया आपका प्रोविजन फॉर टैक्स, बी, और ये सी। 40, ये 40,000 है, ये आपका 70,000। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 13, ठीक है। और उसमें ट्रेड पेएबल आपको दे दी है, ट्रेड पेएबल 93 और 176। क्लियर। और फिर है आपका ट्रेड पेएबल्स हो गया, फिर है प्रोविजन फॉर टैक्स 30,000 है, और ये 22,000 है। क्लियर हो गई बात। तो देखिए अब देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स भी हो गया। अब देखिए आप बात करते हैं असेट साइड में। असेट्स, और असेट्स में इन्होंने कहा नॉन करंट असेट्स फर्स्ट, नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में इन्होंने दिया है टेंजेबल असेट्स, फिक्स असेट्स ए, फिक्स असेट्स। फिक्स में इन्होंने बता दी टेंजेबल, और एक बता दी इनटेंजेबल असेट्स। देखिए टेंजेबल असेट्स है आपकी 3,65,000, ये है आपकी 3,50,000। फिर हम बात करते हैं 42,000 और 60,000, 42,000 और ये 60,000। क्लियर हो गई बात।
ठीक है, क्वेश्चन ही बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। फिर उसके बाद आ जाइए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है 30 और 62। 30,000 और 62,000, ठीक है। फिर आ जाइए करंट एसेट्स नंबर 2। करंट एसेट्स ए, इसमें दे दिया आपको इन्वेंट्री। इन्वेंट्री दे दिया 80 और 1,20,000। एक लाख 20,000। ट्रेड रिसीवेबल है ट्रेड रिसीवेबल्स है 1,00,000 और 66,000। इन्होंने दे दिया ट्रेड रिसीवेबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये आपको दे दिया 18 और 10। 18 और 10, तो ये आपका 6,35,000 और 6,68,000, ठीक है। ये आपकी ए, बी और ये सी, ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है क्वेश्चन नंबर 13 में। क्लियर। और इन्होंने रिजर्व एंड सरप्लस में भी बताया है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको कुछ दे रखी है। देखिए अतिरिक्त सूचनाएं दी उन्होंने, नोट्स। क्या दिया कि रिजर्व एंड सरप्लस रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें दो पार्ट है, एक तो जनरल रिजर्व है और एक आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L है। स्टेटमेंट ऑफ P&L, प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर। और इन्होंने वही 2016 और 15 का दिया, 2016 का 2015 का इन्होंने दे दिया 1,25,000 और 67,000। वही ये तो आ गया 1,92,000। क्लियर। और 2015 का इन्होंने दे दिया 1,00,000 और 20,000। तो ये यहां पर कितना आ गया, 1,20,000 आ गया। क्लियर हो गई बात। अब देखिए आगे इन्होंने क्या कहा, टेंजेबल एसेट्स दे दी।
और टेंजेबल असेट्स में इन्होंने दी लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, और दूसरी आपको दे दी प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग है 50 और 2 लाख, ये 50,000 है और ये आपकी 2 लाख है, और 3, 15 और 1.5 लाख, ये 3,15,000 है और ये आपका 1.5 लाख। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका क्वेश्चन था। क्लियर हो गई बात? अब देखिए क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ये टोटल कर लीजिए, इसका टोटल और इसका टोटल, दोनों का टोटल है 420, 365, 3,65,000 और 3,50,000। फिर इन्होंने कहा ऋण पत्रों का, देखिए इन्होंने कहा ऋण पत्रों का शोधन 1 अप्रैल 2015 को किया, शोधन 1 अप्रैल 2015 को किया। ये अपना क्वेश्चन नंबर 13 यहां पर था। क्लियर? अब इस 13 नंबर को क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। ये क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन आपका। देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अपने को क्या बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। अपनी ए एक्टिविटी आती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगी। क्लियर हो गई बात? ए देखिए क्लियर? अब यहां पर मैंने डाल दी बी एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सी मैंने यहां डाल दी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये तीनों एक्टिविटी अपनी कंप्लीट है। क्लियर होगी बात? देखिए अपने को इस क्वेश्चन को, ये तो फॉर्मेट हो गया अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट का। अब इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने बताया था यहां पर ऐड ओपनिंग कैश बैलेंस। तो आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस आएगा। देखिए ओपनिंग कैश बैलेंस, देखिए 10,000 है ओपनिंग और क्लोजिंग है आपका 18,000। देखिए ये 10,000 ओपनिंग है और ये 18,000 आपका क्लोजिंग है। तो मैंने क्वेश्चन से लिख दिया या ओपनिंग बैलेंस है 10,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 18,000। ये 18,000 आपके इस प्रश्न में क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है
10,000 और 18,000। तो ये बात अपना फॉर्मेट लिख दे, ठीक है। अब इतना काम आपने कर दिया, तो सबसे पहले हम एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, और इसमें केवल एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। इन्होंने कहा कि ऋण पत्रों का शोधन कब किया गया? 1 अप्रैल 2015 को किया गया। तो देखिए यहां पर मैं एक आपको अकाउंट बना रहा हूं, डिबेंचर अकाउंट। यहां मैंने लिखा DR, यहां मैंने लिखा CR। ये CR। देखिए मैं जो अकाउंट बनाऊं वो तुरंत आप उतार लीजिए, क्योंकि बोर्ड पर स्पेस कम है, तो मुझे अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? मिटाना पड़ेगा। ये मैंने लिख दिया डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, डिबेंचर अकाउंट। अब देखिए शोधन किया तो डिबेंचर बैलेंस शीट में 12% डिबेंचर है, एक तो 30,000 और एक नहीं है। तो इसका कौन सा बैलेंस बताया था मैंने? कौन सा बताया था? CR बैलेंस लाइबिलिटीज का। तो इधर लिखे बाई बैलेंस BD कितना है? 30,000 है। लेकिन आपके पास टू बैलेंस CD नहीं है, नहीं है। तो आप क्या करेंगे? इसका टोटल करेंगे। टोटल कितना आया? 30,000 आया। इधर भी कितना आ जाएगा? 30,000। तो टू बैंक बच गया आपका। बैलेंसिंग फिगर से कितना बचा? 30,000। भाई इधर तो कोई वैल्यू नहीं थी, इधर 30,000 टोटल किया, 30,000 इसमें से नील घटाया तो 30,000 आ गया। तो ये बैलेंसिंग फिगर में आपका ये आ जाएगा रिडम्पशन। अब ध्यान देने की बात है, सर इधर रिडम्पशन क्यों आया? अगर देखिए पहले आपके पास क्या थे? आपने शेयर इश्यू कर रखे थे, 30,000 के थे 2015 में, लेकिन अब नहीं है। तो इसका मतलब आपने जो ऋण पत्र धारी थे उनको पैसा वापस कर दिया, और वापस करेंगे तो टू बैंक आएगा। तो इसलिए मैंने इधर क्या लिखा? रिडम्पशन। अगर इधर का DR का बैलेंस ज्यादा है और CR का बैलेंस कम है, क्रेडिट डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया? इश्यू कर दिया। तो उधर बाई बैंक आके आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? इश्यू आ जाएगा। तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका ये एक अकाउंट तो डिबेंचर अकाउंट क्लियर है, डेबिट क्रेडिट क्लियर हो गई बात। अब देखिए तो ये किसका हिस्सा होगा? रिडम्पशन। रिडम्पशन देखो आप देखेंगे फॉर्मेट में, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मैंने लिखाया था, तो मैं यहीं लिखूंगा इसको, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना? 30,000। और ये किस में आएगा? ब्रैकेट में आएगा। तो देखिए एक काम तो हो गया किसका? ऋण पत्रधारियों का। सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन को कंप्लीट किया जाता है जब भी आप देखिए आपको सही कैश फ्लो स्टेटमेंट के आंसर चाहिए। तो जो स्टेप मैं बता रहा हूं उसी स्टेप से आप प्रश्न को हल करेंगे, आपका आंसर एग्जैक्ट सही आएगा। क्लियर हो गई बात? तो देखिए यहां पर फॉर्मेट हो गया अपना क्लियर। पहले क्या लिखा मैंने? क्या ओपनिंग कैश बैलेंस लिखा। ओपनिंग ये 2015 का 10,000 था, करंट इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं था, केवल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था, और 18,000 मैंने क्लोजिंग लिख दिया। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ चलेंगे तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें दे रखी है कि ऋण पत्रों का शोधन 1 अप्रैल 2015 को किया। तो शोधन का मतलब रिडम्पशन कर दिया आपने, भुगतान कर दिया। तो देखिए मैंने अकाउंट बनाया डिबेंचर अकाउंट, तो डेबिट और क्रेडिट और लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बाई बैलेंस BD आपको बैलेंस शीट में 30,000 रुपए दे रखा है, ये रहा 30,000, लेकिन आपको CD का बैलेंस नहीं है, तो मैंने भी नहीं लिखा। क्लियर? अब बैलेंसिंग फिगर कीजिए आप, तो बैलेंसिंग फिगर से कितना बच रहा है? 30,000। तो ये टू बैंक और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? आपका रिडम्पशन आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब देखिए आगे की बात। अब देखिए आगे की बात देखते हैं। तो अब बैलेंस शीट की तरफ रुख करेंगे।
अब बैलेंस शीट में देखिए यहां पर सबसे पहले क्या है, शेयर कैपिटल है। पहले 2.5 लाख की थी, अब कितनी होगी 2,80,000। देखिए ये यहां से ये क्या हुआ, बढ़ गई, कितने रुपए से बढ़ी 30,000। आप अकाउंट बनाना चाहें तो और बना सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में मैंने बनाया है, तो देखिए एक बार और बनाकर बता रहा हूं मैं अकाउंट शेयर कैपिटल का। ये डिबेंचर अकाउंट हो गया, क्लियर है। अब देखिए आपको शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाता हूं। वही डेबिट, वही क्रेडिट। ठीक है, ये मैंने शेयर कैपिटल का अकाउंट बना रहा हूं। देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई, कंटिन्यू चलेंगे शेयर कैपिटल। तो देखिए लायबिलिटीज का सीआर बैलेंस, तो बाई बैलेंस बीडी कितना है 2,50,000 दे रखा है। जो 2015 का होगा वो बीडी होगा। और सीडी बैलेंस आपको दे रखा है टू बैलेंस सीडी, कितना 2,80,000 आपको दे रखा है। क्लियर हो गई बात, 2,50,000 2,80,000। अब इसका बैलेंस कीजिए, डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस। देखिए इसका ज्यादा और कोई मद नहीं है, तो यहां पे मैंने लिखा ज्यादा वाला 2,80,000। तो इधर भी कितना आएगा 2,80,000। अब 2,50,080 में से 2,50,000 गए तो बैलेंसिंग फिगर कितना बचा 30,000 बच गया। तो इसका मतलब यहां लिखोगे बाई बैंक और ब्रैकेट में क्या लिखोगे इशू। तो इशू कितनी आ गई 30,000। अगर आपका बढ़ रहा है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अकाउंट ना बनाकर, लेकिन एग्जाम में जब आप क्वेश्चन को करें तो आपको अकाउंट तो बनाना आना चाहिए। तो किस प्रकार से मैंने शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाया, तो यहां लिख देंगे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। और इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल आपकी कितनी आ रही है 30,000। इसको ब्रैकेट में नहीं लिखते, जो पैसा आएगा उसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, इनफ्लो को ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, केवल आउटफ्लोज होगा, कैश आउटफ्लो उसे की ही ब्रैकेट में लिखेंगे। क्लियर हो गई बात। तो ये आपका यहां पर हो गया। अब देखिए शेयर कैपिटल भी हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस देखिए यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस का देखिए एक नोट दे रखा था बैलेंस शीट के नीचे कि जनरल रिजर्व है 1 लाख और 1,25,000। तो आपका ये एडजस्टमेंट में आता है, एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट में मैंने यहां लिख दिया जनरल रिजर्व। दोनों का डिफरेंस कर लीजिए इन दोनों का, तो कितना आया ये 25,000 रुपए आ गया। क्लियर हो गई बात, 25,000। देखिए जनरल रिजर्व 25,000 एडजस्टमेंट। मैंने बताया था फॉर्मेट में जितने भी रिजर्व होते हैं उन्हें ट्रांसफर टू रिजर्व करते हैं और एडजस्टमेंट में लिखते हैं। अब आ जाइए आप स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल 67 और 20, तो यहां पर आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट 67 माइनस 20, कितना बचा 47,000। क्लियर हो गई बात, 67 माइनस 20। तो आपका रिजर्व एंड सरप्लस का कंप्लीट टॉपिक यहां पर मैंने हल कर दिया। दो ही चीज थी, एक तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, तो उसका तो मैंने लिख दिया नेट प्रॉफिट, और ये जनरल रिजर्व डिफरेंस करके लिख दिया। अब आ जाइए आप नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो आपका देखिए नॉन करंट लायबिलिटीज आता है, और नॉन करंट लायबिलिटीज में डिबेंचर का ट्रीटमेंट अपन ने पहले ही कर लिया था, तो इसका अब दोबारा ट्रीटमेंट करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब देखिए आगे, जैसे आगे चले तो आपकी करंट लायबिलिटीज आई, और करंट लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट आया। आपको एक चीज विशेष ध्यान रखनी है,
कि सर आपने तो करंट लायबिलिटीज के बारे में इंक्रीज डिक्रीज और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बताया था, लेकिन दो मदे हैं। जो कंपनी अधिनियम 2013 आया उसमें इन्होंने ये कह दिया कि जब भी आप रोकड़ प्रवाह विवरण बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, तो अब नाउ आप बैंक ओवरड्राफ्ट और जो कैश क्रेडिट है, बैंक ओवरड्राफ्ट जो कैश क्रेडिट, एक और मद होती है कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, इन दोनों को आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा अज्यूम करेंगे, मानेंगे। क्लियर होगी बात? तो देखिए यहां पर ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, पहले 70 था और अब कितना हो गया 40, तो इसे लिख देंगे डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट ओवर ड्राफ्ट। देखिए कितना डिक्रीज हुआ, ये आपका 30,000। अब देखिए आगे 30,000 बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज हो गया, 70 में से 40 गया, तो अब आ जाइए ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल देखिए पहले कितना था 1,76,000 था और अब है आपका 93,000। तो देखिए ट्रेड पेएबल आपका एड और एक होगा लेस, तो डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल। देखिए डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल है 83,000। क्लियर? अब आ जाइए प्रोविजन फॉर टैक्स। तो इसका हमेशा आप क्या करेंगे, अकाउंट मेंटेन करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स का। देखिए ये भी आपकी क्या है, लायबिलिटीज है। तो देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स अकाउंट, ये लायबिलिटीज है, तो बाई बैलेंस बीडी कितना आएगा 22,000 2015 का। क्लियर? और टू बैलेंस सीडी आपका कितना है 30,000। अब देखिए टैक्स के लिए आपको कोई किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। क्लियर? नहीं दे रखी है, तो जो पिछले वर्ष का होता है उसको तो हम क्या करते हैं, पेड कर देते हैं। तो टू बैंक और यहां पे लिख देंगे पेड। कितना था पिछले 2015 का 22,000, ये तो यहां आ जाएगा। और इस वाले को इधर क्या करते हैं, इसका आयोजन बना लेते हैं और इसे P&L में ट्रांसफर कर देते हैं टू P&L। कितना 30,000। तो ये टोटल आपका कितना हो गया 52,000 और ये कितना हो गया 52,000। देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट अच्छे से देख लेना, किस प्रकार से प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाया जाता है। देखिए बैलेंस बीडी दे रखा था, बैलेंस शीट में से देखिए 22,000 प्रोविजन फॉर टैक्स और सीडी है 30,000। अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए किसी भी प्रकार की कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो जो पिछले वर्ष का था प्रीवियस ईयर का 22,000, उसे तो हम क्या कर देंगे, पेड कर देंगे। तो देखिए टू बैंक और पेड पैसा जाएगा 22,000। और जो आपका करंट ईयर का था बैलेंस सीडी